नमस्कार दोस्तों। टॉप 300 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जो आप पढ़ेंगे वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 3 टॉपिक्स हम ले रहे हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। उसके बाद से चंद्रयान मिशन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट G20 शिखर सम्मेलन। यहाँ से तो 100% तय है कि 1 या 2 क्वेश्चंस या उससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं समझाऊंगा आगे कैसे। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सीधे सीधे इसी पे क्वेश्चन आ जाए। यह बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके बारे में मैं बात करूँगा आगे चल के। तो इन 3 टॉपिक्स को हम तैयार करेंगे। सीसेट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, आपको पता है आज सैटरडे है और आज के दिन सीसेट की वीडियो आती है। आज वीडियो नहीं आएगी। अभी तक जो वीडियोस आई हैं उनको आप रिवाइज़ कर लीजिए, उसके आधार पर प्रैक्टिस करिए। अगले हफ्ते शनिवार को वीडियो आएगी, ठीक है जी। इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि सीसेट को हम समय से पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक बात और बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी 400 टॉपिक्स की, वो तो नोट आपको दी जा चुकी है। इसके अलावा जो सीरीज़ आप देख रहे हैं, जैसे कि आज ही की वीडियो ले लीजिए, ये एडवांस में नोट बना के मैंने आपको दे दिया है। जो करंट अफेयर्स की वीडियोस आने वाली हैं उनकी वीडियो, उसकी नोट जो है आपको दी जा चुकी है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसमें पीडीएफ नोट की सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स को तैयार करते हैं। आज सबसे पहले हम जिस टॉपिक को तैयार करने जा रहे हैं उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एक बात मैं आपको हमेशा याद दिलाते रहता हूँ, आगे भी याद दिलाते रहूँगा कि इस सीरीज़ में हम जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उनको पढ़ते समय हम 2 बातें ध्यान में रखते हैं। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तब तो मैं आपको याद दिला ही रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद से पढ़ रहे हो, अपनी नोट्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, वहाँ भी इस बात को ध्यान में रखिए। आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि किस तथ्य को लेकर, किस बात को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि इस तथ्य को लेकर किस तरह की लाइन बनाई जा सकती है, किस तरह से घुमाकर इसे पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस नज़रिए से पढ़ाई करते हैं तो चीज़ों पर फोकस करना, जो काम की चीज़ें उन्हें याद रखना और प्रश्न को आसानी से समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो उसी नज़रिए से हम आज की पढ़ाई फिर से आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ आपके काम की है। योजना का नाम आपको पता है, पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार हैं वो, बढ़ईगिरी, मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए है। इसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? इसमें कुछ बातें जनरल हैं, एकदम सामान्य सी बातें हैं कि हाँ भाई, इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण मिलेगा, अर्थव्यवस्था का जो औपचारिक सेक्टर है उससे जोड़ पाएंगे इन्हें, वैश्विक स्तर पर इस मार्केट को बढ़ाया जाएगा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ा जाएगा। ये सारी सामान्य बातें आप गेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी इस तरीके से इसी लाइन को लिखे कि यह योजना एमएसएमई में काम करने वाले जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में लगे लोग हैं उनके लिए लाई गई है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, बात गड़बड़ हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, जो उसमें लगे लोग हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना है। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे सामान्य तौर पर अगर आप उत्तर भारत से हैं तो नॉर्मली जो विश्वकर्मा एक जाति भी है उसी से जोड़कर इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग विश्वकर्मा हैं, या फिर कुछ लोगों को ये समझ में आया कि जो लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं, उनके लिए योजना है। तो बहुत एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे, उनसे भी गलती हो सकती है। तो ये लाइन, ये जो लोग हैं जो इस व्यवसाय में लगे हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण बातें, हो सकता है कि ये बात ना पूछी जाए, वो बेसिक भी आप कह सकते हैं, बेसिक समझ है। इस चीज़ को देखिए, इसे एक
केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी योजना को, मैंने पहले भी पढ़ाया तो आपको बताया है, किसी भी योजना को तैयार करते समय कुछ ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात ये कि योजना किसके लिए है, दूसरी बात ये कि इसकी क्या विशेषताएं, और तीसरी बात इसका बजट थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसी के पैरेलल यह योजना कौन लागू कर रहा है, केंद्र सरकार की राज्य सरकारें। ये बात महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना का मतलब होता है कि उस योजना को केंद्र सरकार लेकर आई है, वही उसे लागू करेगी। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लिखा रहेगा केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि उस योजना का जो प्रस्ताव है, उसका जो डिज़ाइन है, जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं, उसकी कल्पना की है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार उस योजना को लेकर आई है, लेकिन उसे लागू करने में राज्य सरकारों की अहम भूमिका होती है, तो उसे हम कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब होता है कि केंद्र सरकार ही उसे लागू करेगी। बात समझ में आ गई? तो केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में इसे लागू किया जाएगा, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। भारत सरकार का मतलब केंद्र सरकार। ठीक है। मंत्रालय यूपीएससी पूछ लेती है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। वैसे तो कई मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे, लेकिन जो नोडल मंत्रालय, जो मुख्य मंत्रालय है, वो है एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में वैसे तो बहुत सारे उद्योग आ जाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा योजना किनके लिए है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह योजना एमएसएमई, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग, जो वित्त मंत्रालय का है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी। यानी कि उसके क्रियान्वयन में ये सारे मंत्रालय विभाग शामिल होंगे, लेकिन नोडल मंत्रालय जो है वो एमएसएमई मंत्रालय है। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, काम की बातें हैं। इसमें क्या है, मान्यता और समर्थन की अगर बात करें तो योजना में नामांकित कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक पहचान पत्र दिया जाएगा। ये सामान्य बात है, लेकिन इस तथ्य को आप किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने ये टॉपिक तैयार किया है या नहीं किया है, तो ये लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये भूल गया तो समझिए कि आपने मेन बात मिस कर दी। क्या है? वे 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किस्त में और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त, ठीक है, बिना संपार्श्विक के वो ऋण ले सकते हैं। समझ रहे हैं? बिना संपार्श्विक का मतलब ये होता है, जैसे कि कोलेटरल आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वही इसका मतलब है। आप कर्जा लेने जाते हैं किसी बैंक से, तो आपको बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कुछ लोग घर के कागजात रख देते हैं, कुछ लोग किसी मतलब हो सकता है ज़मीन के कागजात रख दें, तो वो संपार्श्विक होता है। ये जो इनको मिलेगा सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता जो मिलेगी, उसके लिए कोई भी संपार्श्विक, कोई भी कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का ऋण मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा रहा है? इस योजना को 2023-24 के सत्र से 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यहाँ से पीसीएस वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, यूपीएससी भी पूछती है। कई बार मैंने आपको याद दिलाया है कि 40,000 करोड़ का कुछ और बना दिया, तो बजट पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। कभी कभी यूपीएससी ऐसे भी पूछ लेती है कि योजना कब से शुरू हुई या कब तक चलेगी, तो यहाँ ध्यान देना है कि 2023-24 से लेकर 27-28 तक के लिए योजना है और 13,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह योजना कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रतिदिन और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपये का अनुदान प्रदान करती है। यानी कि जो लोग कौशल प्रशिक्षण करेंगे, जो सीखेंगे, कुछ तो काम करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो उनको 500 रुपये मिलेंगे। और आधुनिक उपकरण खरीदना है, जैसे मान लीजिए कि आजकल देखेंगे आप, अगर वीडियोस आपने देखे होंगे तो सामान्य तौर पर आपने अगर गांव में देखा होगा तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, एक चाक होती है, ऐसे सर्किल जैसा होता है, उसको घुमाते हैं, फिर उसके ऊपर यहाँ मिट्टी रख के बर्तन बनाते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक मशीनें आ गई हैं, यही इसी में मोटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये तो मैंने एकदम बेसिक सा एग्जांपल दिया, लेकिन मूर्तियाँ बनाना है, गहने बनाने हैं,
हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आधुनिक उपकरण अगर लेना है उसके लिए भी पैसे सरकार देगी 15,000 रुपये तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कवरेज की बात करें अगर इस योजना की, तो इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, योजना के नाम से ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद ये सिर्फ गाँव में लगेगी। मतलब इस योजना का लाभ गाँव के जो व्यवसायी हैं, गाँव में काम करने वाले लोग हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें मिलेगा। तो हमसे गलती हो सकती है यहाँ पे अगर यूपीएससी ये कहे कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू की जा रही है। ध्यान रखिएगा, गांव में भी और शहर में भी दोनों क्षेत्रों में कुछ व्यापार को चिन्हित किया गया है। 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है, उनके लिए योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन व्यवसायों में अभी हमने बात की थी ऊपर भी, कौन कौन है, बढ़ई हैं, नाव बनाने वाले हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची हैं, दर्जी हैं और अन्य व्यवसायी शामिल हैं। इस तरीके से अगर नाम दे दे यूपीएससी ना, तो जो नाम यहाँ नहीं लिखा है उसको भी आप सही मान सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में और भी लोग हैं। लेकिन मोटा मोटी कुछ और कह दे यूपीएससी की, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के लिए है, या फिर किसी एक व्यवसाय का नाम लेके यूपीएससी कह दे कि इनके लिए है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें और समझ लेते हैं। पंजीकरण और कार्यान्वयन की बात करें तो विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गाँव में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जाएगा, वहाँ पे किया जाएगा। इस योजना के लिए जहाँ केंद्र सरकार धनराशि मुहैया कराएगी, वहीं राज्य सरकारों से भी सहायता मांगा जाएगा। जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल पे लागू करना है तो राज्य सरकारों की सहायता तो लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ज़्यादातर पैसे का आवंटन, बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, अगर केंद्र प्रायोजित होता तो केंद्र सरकार क्या करती कि पैसे राज्यों को दे देती, नियम कुछ बता देती कि ऐसे ऐसे लागू करिएगा, और राज्य अपने हिसाब से उसको लागू करते। लेकिन यहाँ पे सरकारों से, राज्य सरकारों से सहायता मांगी जाएगी, लेकिन मेन काम केंद्र सरकार का है। मंत्रालय वगैरह हमने देख लिया, बजट वगैरह देख लिया, वो सब मेन बातें थी। उद्देश्य क्या है आप वैसे भी गेस कर सकते हैं, बस मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। सामान्य सी बात है, इसमें से कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, बस समझ लीजिए। यह सुनिश्चित करना कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए। जो मूर्ति कोई व्यक्ति हमारे यहाँ बना रहा है, गांव में या छोटे शहर में, उसकी मूर्तियाँ आसपास के लोग खरीद रहे हैं, जो उसे जानते हैं वो खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार उसे प्रमोट करे, उसके विपणन की व्यवस्था करे, उसका अलग अलग तरीके से प्रचार करे, तो उस मूर्ति को हो सकता है विदेश में भी बेचा जाए। तो जो मूल्य उसको यहाँ मिल रहा है, जो मूर्ति आज 1,000 की बिक रही है, हो सकता है वैश्विक स्तर पे वो 10,000 की, 1,00,000 की बिके। समझ रहे हैं? तो उसके साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी बाजार पहुंच और अवसरों में वृद्धि हो। जब विदेशों में यहाँ का चित्रकार जाएगा, यहाँ का मूर्तिकार जाएगा, यहाँ का आभूषण बनाने वाला सुनार जाएगा, जाने का मतलब उसकी कला पहुँचेगी, तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं लोकल की, उन्हें पसंद आएगी और अधिक मूल्य देने के लिए वो आगे आएंगे, कंपटीशन में ये भी शामिल होंगे, इन्हें भी लाभ होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन होगा। ये जिनके भी नाम हमने गिनाए हैं, ये ज़्यादातर हमारे पारंपरिक शिल्पकार, कारीगर हैं, परंपरा को जिंदा रखने वाले लोग हैं। तो इससे हमारी संस्कृति का भी संरक्षण होगा। आप मुख्य परीक्षा में कोई उत्तर लिख रहे हैं और इस तरह की बात आ रही है, तो इस योजना का नाम आप ले सकते हैं। अगर संस्कृति के संरक्षण की बात कहीं पे लिखनी हो तो आप कह सकते हैं कि इस दिशा में विश्वकर्मा योजना भी सरकार लेके आई है, जो कि सहायक साबित हो सकता है। ये बात आप लिख सकते हैं। कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने और उन्हें परिवर्तित करने होना चाहिए था, और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता करने की बात कई बार हो गई है। औपचारिक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और एक है औपचारिक अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि ऐसी इकोनॉमी, ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कोई सीधा सीधा नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है किसको कब रखना है, कब निकालना है। जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं करवाया है, वो टैक्स भी नहीं देते,
कब किस कर्मचारी को रखेंगे, कब निकालेंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसको कितनी सैलरी देंगे वो खुद ही तय करते हैं। लेकिन जो औपचारिक फॉर्मल इकोनॉमी होती है वहाँ पे हर चीज़ के नियम होते हैं। किस नियम के आधार पर कंपनी बनेगी, प्रोडक्ट्स का लेखा जोखा बाकायदा एडिट होता है, जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कैसे तय होगी, सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ये बाकायदा पैरामीटर्स और इन चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। टैक्स देना है, अपने आप को रजिस्टर कराना, ये सारी चीज़ें औपचारिक व्यवस्था में आ जाती हैं, औपचारिक अर्थव्यवस्था में। ठीक है जी, ये बातें आपने समझ ली, ये बेसिक बातें हैं। इस योजना को अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो 2 ही 3 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। पहली बात, योजना किसके लिए है। दूसरी बात, योजना की विशेषताएं क्या हैं, जिसमें कि कौन सा मंत्रालय, कितना बजट है। उसके बाद से कुछ पैसों की बात हमने की थी कि जब आप मशीन खरीदेंगे या प्रशिक्षण लेंगे तब आपको क्या सहायता मिलेगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, बाकी कहानी आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान मिशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसी भी एंगल से, किसी भी बहाने से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो की खास बात यही है कि यहाँ से कई प्रश्न आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में देखने को मिल सकते हैं। इस बात को खूब अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसे, जितना कह रहा हूँ उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। जहाँ जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ वहाँ वहाँ जाके उस पर काम करिए, तब आप इसका और ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। चंद्रयान मिशन के बारे में कौन सी बातें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहली लाइन है यहीं से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है और इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी भी पूछ सकती है, पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या है, अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चांद पर पहुँचने वाला चौथा देश बन गया है। एक लाइन ये हो गई, चांद पे पहुंचने वाला, यानी कि चांद पर इन्होंने अपनी अपनी सैटेलाइट भेजी है, इस लिहाज से चौथा देश हो गया। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। अभी तक ये जो अमेरिका, चीन और रूस गए थे, यानी कि इनके जो सैटेलाइट गए थे, जो भी इन्होंने भेजा था, वो नॉर्थ पोल पे ही, इक्वेटर के आसपास ही, इधर ही चल रहे थे। ठीक है, जो वो क्षेत्र है जिसे हम देख पाते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसी क्षेत्र में इन्होंने अपने यान भेजे थे, अपने रिसर्च के लिए जो भी पहले की थी वहाँ की थी। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग कराई है। ये अपने आप में एक ख़ास बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था, ये तो इसी से पता चल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं कहने की। ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास था। इसको लेकर थोड़ा सा ट्विस्ट बनाया जा सकता है कि सॉफ्ट लैंडिंग का यह तीसरा प्रयास था, ऐसा नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि पहले में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, तीसरे में। ठीक है, फिलहाल इसकी विशेषताएं तीसरे वाले की यहीं देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक से तथ्य हैं, कुछ नाम हैं जहाँ से यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये नाम याद रखिएगा। मिलान करने के लिए यूपीएससी पूछे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पीसीएस में भी मिलान करने के लिए पूछे तो गड़बड़ हो सकती है। कैसा मिलान, पहले इस लाइन को पढ़ दे रहा हूँ फिर समझाता हूँ। चंद्रयान 3 के, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 मिशन के समान ही, यानी कि चंद्रयान 2 भी गया था, चंद्रयान 2 गया था, उसमें भी लैंडर था, रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर पेलोड का नाम था प्रज्ञान। ये पेलोड नाम सुन के कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली एक तरह से रोबोटिक एक मशीन है, चलने वाली गाड़ी कह सकते हैं, बच्चों का जो खिलौना होता है ना उस टाइप का, लेकिन ये खिलौना नहीं है। ठीक है, तो ये जो रोवर पेलोड है उसे प्रज्ञान कहा गया। अब मिलान इस तरीके से कि लैंडर का नाम जो है प्रज्ञान था और रोवर का जो नाम था वो विक्रम था। बहुत भारी कन्फ्यूजन हो सकती है, ये दोनों नाम हम 2 सालों से सुन रहे हैं, उससे पहले से भी सुन रहे हैं, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हाँ ये चंद्रयान से जुड़े हुए नाम हैं, तो हम इसको ऐसे कैजुअली ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी ने कहा कि एक लैंडर भेजा गया था जिसका नाम प्रज्ञान था और रोवर भी था जिसका नाम विक्रम था, तो 99% लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो लैंडर जो रोवर को लेकर उतरा चंद्रयान की सतह पर,
और उसके बाद से उसके उतरने के बाद खुला, वो मान लीजिए एक बक्सा है खुला, और उसमें से रोवर निकला और घूम रहा है वहाँ पर, घूम घूम के कुछ चित्र ले रहा है और भी चीज़ें रिसर्च कर रहा है, वहाँ से मैसेज भेज रहा है इसरो के पास, और बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, आगे पता चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं। ये महत्वपूर्ण बात थी। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। ये सामान्य सी बातें हैं, कुछ भी हम भेज रहे हैं तो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन तो करेंगे ही। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, कितना तापमान रहता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव, और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। पूछा जा सकता है कि जो हमने भेजा है यहाँ से, अपना मिशन जो भेजा है, उसके उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है। तो इन बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर पूछ दे ऑप्शन में आ जाए कि वहाँ जो भूकंप आते हैं उनका भी अध्ययन हमें करना है, हमें जानना है कि भूकंप आ रहे हैं तो किस तीव्रता के आ रहे हैं, क्या असर हो रहा है, तो शायद दिमाग ना काम करे। अगर हमने नहीं पढ़ा है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, तो हमें लगे कि अरे भाई ऐसा थोड़ी है, भूकंप देखने थोड़ी गए वहाँ पे तो बात गड़बड़ा सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे में सामान्य तौर पर आप मान सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, यूपीएससी ने पूछ लिया कि चंद्रयान 3 क्या करने गया वहाँ पे, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सारे के सारे ऑप्शन सही कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, ये जो मिशन है इससे क्या फ़ायदे होंगे, वैसे में ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं, लगभग सारे ऑप्शन होते हैं ऐसे होते हैं जो सही होते हैं। कुछ बातें चर्चा में आती हैं, पढ़ने लिखने में आती हैं तो हम जान जाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संभावित होती हैं, हम नहीं सुनते हैं लेकिन उसकी भी संभावना होती है कि ये भी हम जान जाएंगे। कई बार कुछ मिशन भेजे जाते हैं, हमारा मकसद कुछ और होता है लेकिन कोई नई जानकारी हमें मिल जाती है, तो वो भी हो सकता है। इस तरीके से आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मन बढ़ जाए और आप ये सब चीज़ों पर पढ़िए ही नहीं, पढ़िए उसको अच्छे से, ठीक है। चंद्रयान 3 के प्रबोधन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है, जिसमें इसका नाम दिया गया है शेप, जिसे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहा गया है। इस शेप के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पूछा जा सकता है कि शेप क्या है, किससे संबंधित है, तो चंद्रयान के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आप गेस कर पाएंगे। शेप का लक्ष्य जो है वो परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है। वहाँ से जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसका विश्लेषण करेगा, कहाँ कहाँ से किरणें आ रही हैं, उसके आधार पर, जैसे हम तारों के बीच की दूरी कैसे जानते हैं, वहाँ से जो रोशनी आ रही है उसके आधार पर हम जानते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, कितनी दूरी इसने तय की है, इस हिसाब से ऐसे ही गेस करते हैं। तो परावर्तित प्रकाश की मदद से हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कि और छोटे मोटे कुछ ग्रह हैं जहाँ रहने की संभावना है। तो ये शेप जो है इसी के लिए है। ये शब्द पूछा जा सकता है, यूपीएससी का नेचर आप जानते हैं, इस तरह के शब्द दे देती है और कहती है कि बताइए किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के समीप चंद्रमा की लैंडिंग का क्या महत्व है। आपने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, जो चंद्रमा का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उसे उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया, यानी कि वहीं पे अपने सैटेलाइट वगैरह भेजे। हालांकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। बेसिक की बात है, आप समझ रहे हैं। कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, जिसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहाँ तापमान है ही नहीं। पृथ्वी पर भी ऐसा है, अगर वायुमंडल ख़त्म हो जाए ना, ऐसे ही तुलना के लिए बता रहा हूँ, या तो वायुमंडल ख़त्म हो जाए तब ऐसा होगा कि दिन में इतनी धूप होगी कि जो बचे कुचे लोग रहेंगे, पर्यावरण में जो भी पेड़ पौधे हैं वो जल जाएंगे, झुलस जाएंगे, और रात जब हो जाएगी तो इतना कम टेम्परेचर हो जाएगा कि लोग जम जाएंगे, जो जहाँ है वहीं जम जाएगा। लेकिन यहाँ अगर इसी को पृथ्वी की बात करें और कह दें कि एक ही साइड में सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो एक तरफ ऐसी ऐसी हालत होगी कि ऐसा लगे कि आग लगा हुआ है, ठीक है।
जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, बुध की बात करिए, शुक्र की बात करिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सूरज के करीब है। शुक्र की तो स्पेशली आप बात करें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही है वहाँ सामान्य तौर पर जो है ठंडी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ वातावरण भी उस तरीके से नहीं है जैसे धरती पे है, वायुमंडल की परतें भी वैसी नहीं है। इस वजह से भी वहाँ पे जब ठंडी पड़ेगी तो कुछ ज़्यादा ही होगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वहाँ पे। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जो रोवर है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो उसमें जो सेल लगे हुए हैं वो चार्ज नहीं होंगे, तो कुछ दिनों में वो काम करना बंद कर देगा। इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। खैर ये बात है। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यंत ठंड उपकरणों के संचालन और स्थिरता के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। यही सब चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे कि यार जाएंगे 10-15 दिन कहीं रिसर्च करेंगे, कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, कुछ और रुकते तो मज़ा आता। अच्छा, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक विपरीत स्थितियां प्रदान करता है जो मनुष्य के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार बनाता है। ये बेसिक बातें हैं कि जब वहाँ खोजने गए हैं तो बहुत कुछ पता चलेगा। तो कुछ बातें हमने जान ली, बेसिक बातें। एक लाइन और है, इसको भी पढ़ लीजिए, फिर जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना ज़्यादा है, उसको देखते हैं। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। बेसिक सी बात है। अब हम आते हैं कि कहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है, ज़्यादा जोर देकर ये बात कह रहा हूँ। चंद्रयान 3 के बारे में तो सब जान गए, थोड़ा गहराई से भी जान गए, लेकिन अगर यूपीएससी सोच रही है कि इस पर चलिए प्रश्न बनाते हैं, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि चंद्रयान 3 से प्रश्न बनाया जाए। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि चंद्रयान 1 और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले भी चंद्रयान से क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि सिर्फ भारत के चंद्र मिशन के बारे में आप मत सोचिए। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, बताइए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि इस पर मैं हो सकता है कि आगे लिख के दूँ, नहीं तो क्वेश्चन आया तो मैं बाकायदा इसका क्रेडिट लूँगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, 4-5 ही उसमें लाइनें लिखनी है कि भारत के कुछ चंद्र मिशन तो आप जानते हैं, चंद्रयान 1, 2, 3। ऐसे ही अमेरिका ने कुछ मिशन भेजे हैं, उनका क्या नाम है। रूस ने कुछ भेजे हैं, उनका क्या नाम है। जापान का क्रैश हो गया था, शायद जापान का ही था। चीन का, हाँ चीन का शायद था। तो इन्होंने कुछ मिशन भेजे हैं, तो उन मिशनों के साथ मिलान करने के लिए यूपीएससी पूछ सकती है। इसे खोजिए और उसे नोट कर लीजिए। आगे चल के हो सकता है कि मैं आपको नोट में ही दे दूं, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं देता हूं तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आप निभाइए और इसे खोज के नोट कर लीजिए। इसी नोट में, अगर पीडीएफ नोट आपके पास है, प्रिंट निकलवाया, वहीं कोने में कहीं लिख लीजिए। महत्वपूर्ण 1-2 तो आगे मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि बाकी सारी बातें, भारत की बातें साइड में रखकर यूपीएससी दूसरे देशों के चंद्र मिशनों पर क्वेश्चन पूछ ले। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं, भारत ने पहला चंद्रयान मिशन जो है कब भेजा था? 2008 में भेजा था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था, पूछा जा सकता है, 3D एटलस बनाना था। किस चीज़ का? वहाँ पे जो खनिज हैं उनका मानचित्रण करना था। जो भी तत्व पाए जा रहे हैं चंद्रमा की सतह पर, उसका 3D एटलस बनाए। आप इसको सर्च करिएगा ज़रा, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको रंग बिरंगा एक चित्र दिखेगा चाँद का, काफ़ी खूबसूरत सा दिखेगा। वो इसी ने बनाया था, ठीक है। इसका चित्र आपको मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या काम किया था इसने। लेकिन इसकी जो उपलब्धि है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो तो कुछ और ही निकली। फिलहाल प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV था, C-11। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये था भी। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रॉक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें की। पानी का पता लगाने में चंद्रयान 1 की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरी दुनिया को पता चला कि चांद पे पानी हो सकता है, पानी है। ये बात इसके पहले लोगों को पता नहीं थी, गेस किया जा रहा था कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चंद्रयान की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसका जो काम था, कब भेजा गया, किससे भेजा गया
कौन सी उपलब्धि हासिल की, ये कुछ तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चंद्रयान 2 की बात करते हैं। आंशिक सफलता थी, आपको पता है क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है। चंद्रयान 2 में एक आर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। आर्बिटर का मतलब है कि ये चांद है और इसकी कक्षा के बाहर ऐसे ऐसे चक्कर लगाने वाला एक सैटेलाइट आप कह सकते हैं। लैंडर जो रोवर को लेकर उसकी सतह पर उतरेगा, रोवर जो उतरने के बाद से सतह पर घूमेगा, अपना जो भी रिसर्च करना है करेगा। रिसर्च क्या करना है, वहाँ से सैंपल भेजेगा, चित्र भेजेगा। सैंपल चित्र के ही रूप में आएंगे और भी जो भी संचार के माध्यम उस रूप में, ऐसा नहीं कि वहाँ से कुछ लेके उड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना। ठीक है, नहीं हो पाया पूरा मामला सेट। इसमें प्रक्षेपण जो प्रक्षेपण यान था, जिस मिसाइल से इसको लेके जाया गया, वो था GSLV Mk3 M1। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली पूछा गया था कि नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि शायद पूछा गया था। यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण पाए। जो सतह तक गए लैंडर और रोवर, वो तो नष्ट हो गए, क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन जो चक्कर लगा रहा था उसने तो काम किया ही अपना, आर्बिटर ने, और इसने डेटा एकत्र किया, वहाँ से भेजा और बताया कि भाई सभी अक्षांशों पर, चांद के सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण हैं। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं चंद्र मिशन से, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये टेक्निकल बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न बनेंगे तो बहुत कम लोग सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान बहुत कम लोगों का जाएगा। आप इन बातों को ध्यान रखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि फ्लाई बीज क्या होता है। चंद्रयान मिशन है, उसमें से एक शब्द उठाया, फ्लाई बीज, ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख दी गई, 4 लाइनें लिख दी गई। अब बताइए कौन सा सही है। इन मिशनों में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरता है। ठीक है, और इससे दूर से अवलोकन करता है, ये चीज़ की जाती है। ये है चाँद, यहाँ से कहीं से हमने गुजार दिया, इसको दूर से ही देख के चला आएगा। ठीक है, आएगा तो नहीं, उधर ही अब ख़त्म, अंतरिक्ष में ही चला जाएगा, लेकिन पास से जब गुजरेगा तो बहुत सारे डाटा, बहुत सारे फ़ोटोज़ वहाँ से भेजेगा। जिस एजेंसी ने भेजा है उसके पास ये डाटा आ जाएंगे। इसको कहते हैं फ्लाई बीज। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कीवर्ड है। अभी पिछले साल मैंने आपको बताया था, एक हिंट दिया था कि शेयर मार्केट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आए, बीटा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैंने हिंट दिया था कि थोड़ा सा शेयर मार्केट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको ध्यान देना पड़ेगा। बीटा क्या है, ये बात वो लोग समझ पाएंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसके अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग इसके काम हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, वो जानते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो इसी तरीके से चंद्रयान मिशन से इस तरह की कुछ अंदर की बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, दूर से अवलोकन करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पायनियर 3, अभी मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह से मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। अब पूछ ले यूपीएससी कि पायनियर 3 किसने भेजा था, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे। और 4 मतलब पायनियर 3 और 4, तथा सोवियत रूस द्वारा लूना, ये फेमस है, आपने सुना होगा, लूना 3, ये शामिल है। ये जो पायनियर है, लूना है, ये यान गए, चांद के पास से गुजरे, कुछ डाटाज उन्होंने भेजे और कुछ जानकारी हमें मिली। इसके बाद से थोड़ा और हम ढीठ हो गए ठीक है, हमने सोचा कि थोड़ा और करीब चलते हैं, कुछ और करते हैं। तो आर्बिटर आप कह सकते हैं, एक शब्द पूछा जा सकता है कि आर्बिटर क्या होता है। ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते हैं। हम पृथ्वी पे ही सैटेलाइट भेजते हैं, पृथ्वी की कक्षा में बहुत सारे सैटेलाइट हमने भेजे हैं। वो क्या करते हैं, पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगा के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैपिंग कर रहे हैं, जीपीएस आप यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सैटेलाइट वाली जो चीज़ें हैं, जैसे टेलीविज़न वगैरह हैं सैटेलाइट वाले, उसका भी आप लाभ ले रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो वो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। वैसे ही चंद्रमा की कक्षा में एक सैटेलाइट हमने भेजा है, वो घूम रहा है। ठीक है,
उसके बाद से इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो चंद्रयान 1 और 46 अन्य मिशन, 46 और हैं, सबका नाम नहीं याद करना है, जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण देशों के हैं, उन्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आर्बिटर का उपयोग किया गया इसमें। सिंपल सी चीज़ है। चंद्रयान 1 भी यही कर रहा था, चांद के चारों तरफ घूम रहा था, घूमते घूमते डेटा इकट्ठा किया था। प्रभाव मिशन क्या होते हैं? आर्बिटर मिशन का विस्तार है ये। प्रभाव मिशन में उपकरण को चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करवाया जाता है। मतलब हमें पता है कि ये मरेगा, हमें पता है कि ये नष्ट होगा, लेकिन नष्ट होने से पहले कुछ तो करके जाए। इस तरह से धीरे धीरे ढीठ हो रहे हैं हम लोग। तो प्रभाव मिशन एक तरह से होता है कि हम क्या करते हैं कि एक कोई उपकरण हम चंद्रमा की सतह पर फेंकते हैं, फेंकना ही कहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गिरेगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनियंत्रित लैंडिंग होती है इसकी। और नष्ट होने से पहले कुछ ज़रूरी डाटा, जिस ऊंचाई तक है उस ऊंचाई तक की जो भी चीज़ें, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, वहाँ की तरंगे, वहाँ का वातावरण, वहाँ के वायु का घनत्व, ये सारी चीज़ें, जो भी डाटा है, वहाँ से किस दूरी से कौन सा फ़ोटो लिया, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद से वो नष्ट हो गया, फिर कोई जानकारी नहीं देगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रभाव मिशन। और ये इस पर भी मिलान करने के लिए यूपीएससी पूछ सकती है। चंद्रयान 1 के चंद्रमा प्रभाव जांच MIP ने दृष्टिकोण का पालन किया था, इस दृष्टिकोण का पालन किया था, इसी के तहत भेजा गया था चंद्रमा प्रभाव जांच। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे तो लैंडर, रोवर, इनकी हम बात करते हैं। लैंडर्स क्या होते हैं? इन मिशनों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना होता है। ठीक है, आराम से उतरेंगे, नष्ट नहीं करना अभी इनको, जिससे करीब से अवलोकन किया जा सके। ठीक है, सोवियत रूस द्वारा 1966 में लूना 9, ये लूना सीरीज़ के जो भी यान भेजे गए हैं, चंद्रमा पर भेजे गए हैं, जो रूस के द्वारा चंद्रमा पर पहली सफल लैंडिंग थी इसकी, 1966 की बात हो रही है। रोवर्स क्या होते हैं? रोवर्स विशेष पेलोड हैं जो लैंडर से अलग हो जाते हैं। लैंडर उतरा, वहाँ से ही अलग निकले, उसके अंदर ही इसको फिट किया जाता है और चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। हमने भी रोवर भेजा है। ठीक है, ये बहुमूल्य डेटा एकत्रित करते हैं और स्थिर लैंडर की सीमाओं को पार कर जाते हैं। नॉर्मली जो लैंडर है वो एक जगह रह के जो भी करना है कर सकता था, उसमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लगा दें, एक ही जगह उतरा और वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ें उसने भेज दी। लेकिन रोवर उससे बाहर निकल कर बाकी जगहों पे भी जा सकता है और वापस भी आ सकता है, उसके पास फिर जा सकता है। ठीक है, चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था, चंद्रयान 3 में भी यही नाम था। ठीक है, इसके बाद मानव मिशन, लोगों को भी तो हम भेज रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आपने पढ़े होंगे। इन मिशनों में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग शामिल है। अंतरिक्ष यात्री इंसान ही जाएगा वहाँ पे। 1969 में 1969 में मतलब 69 से 1972 के दौरान 6 सफल लैंडिंग के साथ केवल नासा ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2025 के लिए नियोजित नासा का जो एक मिशन है आर्टेमिस 3, चंद्रमा पर मानव की वापसी को चिन्हित करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस 3 क्या है, किस ग्रह के लिए है, या किस उपग्रह के लिए है, या सूर्य के लिए है, किस देश के द्वारा इसको भेजा जाएगा, इसमें इसकी क्या खास बात है? सबसे खास बात है कि इसमें इंसान जाएंगे, मानव जाएंगे, 2025 तक की का टारगेट है इसका। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ ली चंद्र मिशन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। एक चीज़ मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, G20 के बहाने इस बार कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इसकी संभावना तो है ही नहीं। आप किसी भी एंगल से गलती से भी यह सोचने की गलती मत करिएगा कि G20 से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जो आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन ना आए। G20 के नाम पे ऊपर ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ ली तो शायद वहाँ से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे जिनका संबंध G20 से है। मैंने आपको अफ्रीकन यूनियन पढ़ाया था, उसका भी संबंध है। मैंने आपको
जो बायोफ्यूल पे गठबंधन हुआ है वो भी पढ़ाया था, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उन सब का जिक्र इसमें भी है, तो उसे हम स्किप करेंगे। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि G20 से एक से ज़्यादा प्रश्न मान के चलिए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। चलिए फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पीसीएस टाइप का क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि किस नंबर का ये सम्मेलन था, 18वें नंबर का था। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारत ने अध्यक्षता की। ये सामान्य सी बातें हैं। तो नई दिल्ली और भारत तो आपको पता रहेगा। 18वां शायद भूल जाए, पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के सम्मेलन की मेज़बानी की, यानी कि पहली बार भारत अध्यक्ष बना। इसको लेकर यूपीएससी पूछ सकती है कि दूसरी बार था, तीसरी बार था। हालांकि यूपीएससी ऐसे में मतलब कम क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन आते हैं, प्रश्न ऐसे आए हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? विषय था वसुधैव कुटुंबकम। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन पीसीएस में तो यहाँ ये एक तरह से गोल्डन वर्ड कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीसीएस वाले खूब पूछते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो विषय खूब पूछते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम तो आप बचपन से सुनते आए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है। हमारी सोच ऐसी है, भारत का कल्चर ऐसा है। ठीक है। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा। अब देखिए, नई दिल्ली घोषणा के नाम पर आपको बहुत सारी घोषणाएं मिल जाएंगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2024 में पूछा गया कि नई दिल्ली घोषणा का संबंध किससे है, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि वो G20 ही सही ऑप्शन होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ क्यों नहीं कह रहा हूँ कि संभावना नहीं, पूरा 100% ऐसा ही होगा। देखिए, जितने भी सम्मेलन होते हैं, जिस जगह पे सम्मेलन होते हैं, वहाँ पे जो घोषणा पत्र जारी होता है, जो समझौते जारी होते हैं, सामान्य तौर पर उस जगह का नाम रख दिया जाता है। तो साल में कई बार अगर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हों, तो घोषणा जो जारी होगी उसको सामान्य तौर पर नई दिल्ली घोषणा कह दिया जाता है। ये बहुत बार हो चुका है। ठीक है, मतलब नई दिल्ली घोषणा, दिल्ली घोषणा, इस तरह से अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं और नाम आते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली घोषणा आप समझिएगा किसके लिए हो रहा है। ठीक है, इसमें रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी। ये कुछ मेन बातें हैं ऐसे ध्यान रखने वाली। इसमें ना आगे अभी आप देखेंगे बहुत सारी बातें जो एकदम जनरल हैं, समझने के लिए हैं, कुछ मेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो उनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। प्री के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो विशेष रूप से प्री के तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अब G20 रहा कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, अब G21 कहलाएगा, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्यता दे दी गई है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इस टॉपिक के लास्ट में हम थोड़ा सा G20 के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ G20 का मतलब G20 ही है, G21 नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक बातें पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा इसी में देखते हैं कि कुछ प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे इस शिखर सम्मेलन के। तो पहली बात तो ये है कि अफ्रीकी संघ अस्थायी सदस्य बन गया। अफ्रीकी संघ मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो आपने अपनी नोट में देख लेना या फिर वीडियो देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने का क्या प्रभाव होगा, ये एकदम सामान्य सी बात है। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि व्यापार, वित्त, ये निवेश, ये सारी चीज़ें, ये साधारण सी बातें हैं, पढ़ने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए। प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो तो मैंने आपको पढ़ाया है, नोट दिया है। और ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन मैंने विस्तार से इसको पढ़ाया है, दोबारा सेम वही बातें लिखी हैं। तो यहाँ पर फिर से समय लेना 10-15 मिनट, 10 मिनट कम से कम तो लग ही जाएंगे अगर प्यार से बताएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षों में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इनको जोड़ने के लिए एक गलियारा बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। ये महत्वपूर्ण है।
यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपको पता है कि जो सिल्क रूट है या जो चीन ने अपना आर्थिक गलियारा शुरू किया, इस तरह के जो प्रोजेक्ट लेके आया, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ से, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और जर्मनी तथा इटली की सरकारों के बीच एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है। तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि कौन कौन से देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है, कौन कौन से देशों ने मिलकर समझौता किया है। गलियारा क्या है अभी समझ में आ जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा, आगे लिखा भी है तो मैंने सोचा कि चलो लिखा हुआ है उसी को पढ़ के समझा देंगे। अब इसको शॉर्ट में IMEC कहा जा रहा है, ठीक है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, ठीक है, यूरोप। तो ये जो वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है, यानी कि ये जो गलियारा है वो एक व्यापक पहल का एक हिस्सा है। व्यापक पहल कौन सी है? वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी, जिसको हम कहते हैं PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। उसी के तहत ये गलियारा शुरू किया जा रहा है। अब ये PGII है, इसको सबसे पहले जून में 2021 में ब्रिटेन में जो G7 की बैठक हुई थी वहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अगर बना कि ये जो आर्थिक गलियारा है किसके तहत आया है, तो ये PGII, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो लक्ष्य है वो सार्वजनिक और निजी निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। ये बड़ी चालाकी वाली बात होती है। जब भी IR आप पढ़ें तो थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में आप ये देखें। इस तरह के गलियारे में ऐसे दिखाया जाता है ना जैसे कि सिर्फ विकासशील देशों के फ़ायदे के लिए हो रहा है, हम तो आप पे एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, गलियारा बनेगा, वहाँ से जहाज़ें आएंगी जाएंगी, माल इधर से उधर जाएगा, आपको भी तो फ़ायदा है, आपको भी तो सस्ते में सामान मिल रहा है, आपका भी तो मार्केट आगे बढ़ रहा है, आपका जो सामान बना हुआ है उसकी खपत हो रही है दूसरे देशों में। लेकिन ठीक है, भाषा ऐसी बना दी जाती है कि ऐसे लगता है कि एहसान कर रहे हैं भारत या बाकी विकासशील देशों पर। कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ है, वित्त पोषण तो होगा। जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने में आर्थिक मदद देंगे, सब मिल के काम करेंगे। ये जो गलियारा बन रहा है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस परियोजना का लक्ष्य रेलवे और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि किस माध्यम से काम हो रहा है। जैसे इसी की बात करें तो रेलवे और समुद्री मार्ग को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसमें हवाई मार्ग को मत शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हवाई मार्ग आप करेंगे तो पहले ही है, दुनिया में हम कहीं भी हवाई मार्ग से आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसी के ऊपर ऊपर से जहाज़ जाएगी, ठीक है। तो रेलवे और समुद्री मार्गों की बात हो रही है। इसमें आप बाकी अन्य परिवहन गलियारों की बात करेंगे तो और क्या हो सकता है, ट्रक हो सकता है। कंटेनर में चीज़ें जो रखी हैं वो ट्रक, बड़े वाले ट्रक से भी जा सकती हैं, जहाज़ों से जा सकती हैं, ठीक है, रेलवे से जा सकती हैं। तो इसका एक नेटवर्क बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत से कोई सामान निकला, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे इसको बहुत कम है कि मैं बनाऊँ। ये भारत है, मान लीजिए यहाँ से गुजरात के किसी क्षेत्र से निकला, आपको पता है इधर ऐसे होते हुए जाएगा। आप ऐसा करिए, इस गलियारे को सर्च करिए, वो मैप आपको दिख जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इधर स्वेज नहर से होते हुए और भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप की तरफ चले जाएगा, इटली की तरफ, ठीक है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है ये हमने समझ लिया। इसे चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो BRI परियोजना है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ये तो चलता रहता है, मान भी सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। कुछ बातें और, वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना है और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे कई पैराग्राफ, कई लाइनें आपको दिखेंगी जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण की ये बात है। ये जो 2 लाइनें हैं इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, यहीं से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने
केंद्र सरकार के तहत पिछले दशक में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न उठाती है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, केवल तीन सही हैं, कोई सही नहीं है, या फिर चारों सही हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको आप या किन को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल कर सकते हैं। जैसे यूपीआई हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी जो डिजिटल सेवाएं हैं, ठीक है, भारत नेट परियोजना चल रही है, इनको शामिल कर लिया गया और आपसे पूछ लिया गया बताइए कौन इसमें आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है जानना कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। सिर्फ इतना जान लेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी सराहना की है वर्ल्ड बैंक ने। यह दस्तावेज निम्नलिखित पहलों पर बल देता है जिन्होंने ये डीपीआई, इसको शॉर्ट में आप कहेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, डीपीआई परिदृश्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब इसमें बस आप ऊपर ऊपर देखें कि इससे क्या क्या हुआ है, उसी से समझ में आ जाएगा कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तीव्र वित्तीय समावेशन हुआ है। आजकल आप देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने जनधन आधार मोबाइल को एक साथ कर दिया है। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डाटा को इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये सारी चीज़ें कि समावेशन में 2000 मेंस में काम आ सकता है। मेंस में आप इस तथ्य को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 2008 में 25% से बढ़कर 6 वर्षों के भीतर 80% से अधिक हो गया है, ठीक है, वित्तीय समावेशन। ये बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक चीज़ मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि आगे बड़ी बड़ी बातें हैं तो बेसिक समझा देता हूँ कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार डिजिटल तरीके से ऐसे कितने उपाय कर रही है जिससे लोग अपनी जो मतलब एक तरह से कहें कि वित्तीय समावेशन का लाभ उठा पा रहे हैं, वित्तीय समावेशन के तहत आ पा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं। इसके लिए कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसे ही हम कहते हैं डिजिटल। डिजिटल आप समझ ही गए, पब्लिक मतलब लोगों के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट की सुविधा अगर सरकार दे रही है, रेलवे स्टेशन पे फ्री में, ब्रॉडबैंड की कोई परियोजना चल रही है, यूपीआई को प्रमोट किया जा रहा है, कैशलेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसे हम कहेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये सब उसी के तहत किसी न किसी रूप में सामने आई हैं, उन्हीं का गुणगान किया जा रहा है। तो बस ऊपर ऊपर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि जनधन योजना से क्या क्या लाभ हुआ है, ये आप देख लेंगे। सरकार से व्यक्ति को जो भुगतान हो रहा है इसमें तो कमाल हुआ है। इस मामले में आप सरकार की सराहना कर सकते हैं कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ अब डायरेक्ट व्यक्ति को मिल रहा है, उसके खाते में पैसे पहुंच जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। भ्रष्टाचार इससे काफ़ी हद तक कम हुआ है, हालांकि उतना भी कम नहीं हुआ। आपको भी पता है कि इसमें भी लोगों ने, जो उस तरह के लोग हैं भ्रष्टाचार करना ही है उनके खून में घुला हुआ है, वो रास्ता निकाल लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मनरेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है, प्रधान ऐसा, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इसको अच्छी खासी सहमति प्राप्त है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधान जी आके कह रहे हैं कि देखो तुमने पिछले महीने या फिर इस साल तो कोई काम किया है नहीं, हमने क्या किया, तुम्हारी हाजिरी लगा दी है। एक चीज़ मैं बीच में याद दिला दूँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर बायोमेट्रिक भी तो हो गया, उसके भी उपाय निकाल लिए गए, ठीक है। तो हमने सरकार को बता दिया है कि तुमने इतना काम किया है, तुम्हारे खाते में 15,000 10,000 इतने जो भी इतने पैसे आ रहे हैं, और चलो निकाल लो, आ चुके हैं। निकालेगा वो व्यक्ति जाके, उसको 100 रुपये 150 रुपये दे देंगे, बाकी पैसे रख लेंगे। ये व्यक्ति बेचारा भी खुश है, इसे ये लग रहा है कि चलो जहाँ कुछ नहीं मिल रहे थे 100 रुपये 500 रुपये कुछ तो मिले, ये नहीं जान रहा है कि उसके हक का पैसा कहीं और चला गया। तो भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को और थोड़ा व्यवस्थित किया जाएगा तो भ्रष्टाचार कम होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। काफ़ी कम हुआ भी है कई क्षेत्रों में। यूपीआई की बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, यूपीआई में काफ़ी जो है वृद्धि हुई है। यूपीआई के बारे में मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया भी है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस सीरीज़ के जितने वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज़ किया करिए। ये क्या गुजर गया जी, निजी क्षेत्र की दक्षता भी बढ़ी है,
ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, इनको एक एक करके पॉइंट में आप लिख सकते हैं मेंस के आंसर में, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केवाईसी के अनुपालन लागत में भी कमी आई है, पहले ज़्यादा पैसे लगते थे इसके अनुपालन में, अभी थोड़ा कम हो गया है। ये सब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। सीमा पार भुगतान भी हो रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीआई, पे नाउ, इन दोनों को लिंक किया गया है, लिंकेज के कारण सिंगापुर का है ये, ठीक है। सिंगापुर के साथ सीमा पार त्वरित और सस्ते भुगतान सुनिश्चित हुए हैं। ये यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीआई, पे नाउ, ये जो एकीकरण हुआ है इसकी वजह से किस देश के साथ भुगतान आसानी से किया जाने लगा है? अमेरिका, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से सही उत्तर होगा सिंगापुर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बाकी वही सब हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अब हम आते हैं कि अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं काफ़ी हद तक दावे के साथ कह सकता हूँ, काफ़ी हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ, इस साल के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं और सिर्फ इन्हीं को पढ़ लें, और मान लेते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से 3 प्रश्न आए, 3 में से 2 या 1 सवाल सिर्फ इन्हीं 2-3 टॉपिक से आने की संभावना है। वैसे भी आते हैं कुछ टॉपिक तो सदाबहार हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। G20 देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है। ये वादे सब चलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक आकलन के अनुसार यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। इसको याद नहीं करना, इसको बस सामान्य तौर पर एक बार पढ़ लीजिए, ये समझने की बातें हैं। मेंस में लिखने की ज़रूरत पड़ी तो लिख सकते हैं, बाकी इसको याद नहीं करना, इसलिए मैं इसको भाव नहीं दे रहा हूँ। पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। 2030 तक हम क्या कर लेंगे, जो लक्ष्य रखा गया वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति प्रतिबद्धता, ये महत्वपूर्ण है। इसमें भी कुछ बातें समझने वाली ही हैं, क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा। देखिए G20 जब मैं कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को, ख़ास तौर से इस टॉपिक को लेकर आप इस बात में भी श्योर हो सकते हैं कि मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे आएगा, ये नहीं कि G20 की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, G20 की बैठक में किन किन चीज़ों पर, जैसे जैव ईंधन पर फोकस किया गया, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव ईंधन में भारत की क्या स्थिति है, क्या चुनौतियाँ हैं। इस तरीके से हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट और बाकी सरकारी योजनाओं का लाभ, इसको लेकर अलग से क्वेश्चन थर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। सेकेंड पेपर में खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करिए, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हैं, इनको हटाया नहीं है, ताकि इसी बहाने आप एक बार पढ़ लेंगे। नोट तो आपके पास है ही, मेंस की नोट तो आपको मिल ही रही है, वैसे भी इसको अपडेट करके मेंस के लिए आपको दिया जाएगा अलग से। तो खाद्य सुरक्षा के लिए क्या है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ कुछ बातें, बाकी आप समझ जाएंगे। G20 के नेतृत्वकर्ता खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित जो कीमतें बढ़ रही हैं, कमोडिटी कीमतों जो जीवन यापन के दबाव में योगदान करते हैं, उनका समाधान करने के महत्व को समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि थोड़ी महंगाई को कम किया जाए। वैश्विक चुनौतियाँ कमज़ोर समूहों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, इसलिए उनका लक्ष्य भूखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना है। ये बस बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन काम की बातें मेंस के लिए। G20 घोषणा पत्र में मानवीय पीड़ा और यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी ग्रेन पहल या इनिशिएटिव क्या है। ये सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, आपको पता ही है। तो वहाँ से यूक्रेन से अनाज का आयात निर्यात बंद हो गया। तो एक समझौता हुआ कि भाई तुम लोग लड़ रहे हो आपस में और पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, तो लड़ते रहो। ऐसा करते हैं, तुम लड़ो आपस में, लेकिन जो अनाज आ रहा है जा रहा है, आपको पता है किस अनाज का उत्पादन यूक्रेन में ज़्यादा होता है। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, गेहूँ, धान या मोटे अनाज। चलिए मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, खुद से सोचिए।
सर्च करिए, हो सकता है प्री में वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके बहाने अनाजों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, यूपीएससी पूछती है। तो ये समझौता हुआ कि तुम आपस में लड़ो, जो भी करना है करो। एक समझौता कर लेते हैं कि जो अनाज वाली शिप आएगी ब्लैक सी से होते हुए यूक्रेन में आएगी, उसे नहीं रोका जाएगा, उस पर हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि उस पर भी चीज़ें थी कि रूस वाले कह रहे थे कि भाई हम जांचेंगे देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि गेहूं की जगह पे या धान की जगह पे कुछ और आ रहा है जा रहा है। ठीक है, हथियार तो नहीं सप्लाई हो रहा। तो ये समझौता हुआ कि अनाज आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाद में फ़िलहाल अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने हाल ही में कभी शायद कहीं सुना या पढ़ा कि रूस कह रहा है कि हम नहीं, इसमें हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बातें थी। तो पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी ग्रेन पहल क्या है, तो इसी तरह का ये पहल है कि भाई अनाज आने दो, जाने दो, बाकी तुम लड़ते रहो। G20 की अध्यक्षता के दौरान कृषि कार्य समूह ने 2 पहलुओं पर ऐतिहासिक सहमति प्राप्त की, खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर जो है, पोषण स्तर पर दक्कन 20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों और महर्षि नामक कदन पहल। कदन का मतलब मिलेट होता है, मोटे अनाज होता है। ये महर्षि पूछा जा सकता है, ये कीवर्ड है, कहाँ से निकल के आया है, G20 के दौरान चर्चा में आया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों के तहत 7 सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं इसमें ध्यान रखिएगा। महर्षि के तहत मानवीय सहायता, खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, कृषि खाद्य प्रणालियों की समावेशिता, एक स्वस्थ दृष्टिकोण, कृषि का डिजिटलीकरण तथा कृषि में जिम्मेदार सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना, इस पर फोकस किया जाएगा। पूछा जा सकता है कि ये उच्च स्तरीय सिद्धांत कौन कौन से, महर्षि सिद्धांत में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। महर्षि, इसको हिंदी में जैसे वहाँ पे लिखा था ना इंग्लिश में, फुल फॉर्म उसका हिंदी में करेंगे तो कदन और अन्य प्राचीन अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल इसका नाम है। फिर से बता दूं, इसका मतलब मोटे अनाज मिलेट्स होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष 2023, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है और उसके बाद के वर्षों के दौरान अनुसंधान सहयोग को बढ़ाना और मिलेट तथा अन्य प्राचीन अनाज के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना है। ये जो महर्षि पहल है, जो योजना है, इसे आप इस रूप में देखिए कि जो मोटे अनाज, आपको पता है आजकल इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अब तो मोटे अनाज उतने हो नहीं रहे, व्यापारीकरण का दौर है, बाजारीकरण का दौर है, जिसकी जो ज़्यादा लाभ देगा उसकी खेती होगी, जाहिर सी बात है। तो मोटे अनाज अब हो नहीं रहे, पोषण की कमी हो रही है, दुनिया के ज़्यादातर लोग कुपोषित हैं, देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। तो इसलिए फिर दोबारा इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और ख़ास बात एक और ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में मोटे अनाज उसे सह सकते हैं। इनका उत्पादन विपरीत परिस्थितियों में भी, जहाँ पे ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा धूप लगती है, गर्मी ज़्यादा है, वहाँ भी हो सकते हैं। तो इसलिए भी इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इस पर अनुसंधान करने के लिए ये योजना है और बहुत अधिक संभावना है कि इस महर्षि, इस शब्द से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है। और अगर ये नाम दे दिया जाए, 3-4 ऑप्शन दिए जाएं, जिसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े हैं, किसी पारंपरिक आर्ट से जुड़े हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि गेस करके हम उधर ही से लेंगे, हम उधर ही ध्यान देंगे, गलती हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा किसके लिए। G20 खाद्य और उर्वरक में पारदर्शी, निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सब वैसे ही सामान्य बातें हैं। उन्होंने निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने, ये सब बकवास की बातें हैं, सब लगाते रहते हैं। बाजार की विकृतियों को कम करने और WTO नियमों के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिज्ञा की है। WTO का खिलवाड़ चलता रहता है, कोई बात मानता है नहीं इसकी, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वो चलता रहता है। आगे देखिए, G20 देशों ने पारदर्शिता में वृद्धि के लिए कृषि कदन सूचना प्रणाली, इसको AMIS कहते हैं, और कृषि अवलोकन वैश्विक कृषि निगरानी समूह, इसको जियोग्लैम कह सकते हैं। अगर इसको मिला कर पढ़ें तो जियोग्लैम कह लेते हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे GEOGLAM, तो थोड़ा बड़ा लगेगा। तो इसको मजबूत करने पर के महत्व पर जोर दिया। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये क्या है,
IS क्या है, तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। नीचे वैसे नोट में यहाँ है, अभी समझा रहे हैं। इसके अंतर्गत वनस्पति तेलों को शामिल करने के लिए AMIS का विस्तार करना और खाद्य कीमतों की अस्थिरता से बचने हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ सहयोग बढ़ाना शामिल है। ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ये क्या है, किस लिए है, पूछा जा सकता है। AMIS क्या है? खाद्य बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा के लिए नीति प्रतिक्रिया को बढ़ाने हेतु एक अंतर एजेंसी मंच है। अंतर एजेंसी का मतलब ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसियां हैं जो ये देखती हैं खाद्य सुरक्षा और जो उससे संबंधित नीतियां उनको देखती हैं। तो अलग अलग देशों की एजेंसी आपस में मिलके इस पर बात करती हैं, समाधान निकालती हैं, जो भी काम है। इसकी शुरुआत तो 2007-8 में हुई थी और 2007-8 और 2010 में वैश्विक खाद्य कीमतों की बढ़ोतरी के बाद G20 कृषि मंत्रियों द्वारा 2011 में की गई थी। तो इस समय दिक्कत हो रही थी खाद्य सुरक्षा की, उसी को देखते हुए 2011 में AMIS की शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और जियोग्लैम क्या है? पूरे विश्व में समय पर कृषि संबंधी सूचना प्रदान करके बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है। ये कमाल की चीज़ है, पूरी दुनिया में बताता है कि अभी देखिए बाज़ार में क्या चल रहा है, कृषि के बाज़ार में, और क्या क्या कीमतें हैं, कैसे व्यापार हो रहा है, ये सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख रहे हैं आप कितने कीवर्ड्स छुपे हुए हैं इसमें। अभी तो कमाल की बात अभी आने वाली है जो मैं आपको बता रहा था आर्ट एंड कल्चर में, उसके बारे में मैं अलग से सोच रहा हूँ कि कुछ टॉपिक को अलग से लेके समझा दूंगा। 2011 में फ्रांसीसी G20 अध्यक्षता के दौरान मतलब मंत्रियों ने इसकी स्थापना की थी, इसका समर्थन किया था, बेसिक बात है। छोटे हथियार और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को कैसे कम किया जाए, बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए, इस पर कुछ बातें हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तुर्कीय घोषणा क्या है? 2015 का है। 2023 की नई दिल्ली घोषणा पिछली 20 घोषणाओं, विशेष रूप से 2015 की तुर्कीय घोषणा पर आधारित है, जिसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई थी। पूछा जा सकता है कि तुर्कीय घोषणा क्या है? ध्यान रखिएगा, आतंकवाद से संबंधित है, उसे ख़त्म करने से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद से सामान्य सी बातें, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल में लचीलापन और अनुसंधान की बात की गई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जिसे आप याद करें, और लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, इसको पढ़िए। तपेदिक एड्स, इनके लिए शोध को महत्व दिया जा रहा है, इसके जल्दी से इसकी दवाएं आएँ, ये सारी बातें जो है की गई हैं। वन हेल्थ काफ़ी चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया कि वन हेल्थ कंसेप्ट क्या है, वन हेल्थ से आप क्या समझते हैं, तो तभी समझ पाएंगे जो पहले से समझे रहेंगे। अगर पहले नहीं समझा है तो वहाँ एग्ज़ाम में कुछ समझ में नहीं आता है और गेस करने में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। इसमें क्या है, जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ साथ, जो आपको पता है अलग अलग तरीके से बीमारियां होती हैं, रोगाणु शरीर में घुस जाते हैं, वायरस जीवाणु जो भी है, तो उसे नियंत्रित किया जाए, उससे निपटा जाए। इसके साथ ही साथ तंत्र के अंदर पशुओं, पादपों और मनुष्यों, अगर ये आपने याद कर लिया तो आपका काम बन गया। में बीमारियों को ट्रैक करता है अपनाने पर, मतलब उसको ख़त्म करने पर। एक्चुअली ये कोष्टक में था और बाकी बातें ऊपर थी। कहने का मतलब ये है कि वन हेल्थ जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि भाई हमारी जो सेहत है ना, वो पशु पक्षियों की सेहत से अलग नहीं है। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो आज नहीं तो कल हम भी बीमार होंगे। कोरोना वायरस इंसान में तो आया नहीं, बैट में आया, चमगादड़ में आया। निपाह वायरस इंसान में पहले आया नहीं, कहीं से और आया। मंकी फीवर, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों में पहले आती हैं, वहाँ से इंसानों, जिसको आप जूनोटिक बीमारी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि जूनोटिक बीमारी का क्या मतलब है। तो अगर पशु स्वस्थ नहीं है, चाहे हमारे घर के हों, चाहे जंगल के हों, चाहे कहीं के भी हैं, तो किसी न किसी तरीके से बीमारी इंसानों तक पहुँच ही जाएगी। तो उनकी भी सुरक्षा, उनकी भी सेहत का ध्यान रखना। सोचिए हम इंसान कितने स्वार्थी हैं। जब दिखने लग जाता है कि पशुओं से हमें दिक्कत है, उनकी बीमारी से हमें दिक्कत है, तब हम उनके लिए काम करेंगे। ऐसे हमारी कोई नैतिकता नहीं है इस दुनिया, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में
जहाँ तक हमारी जानकारी है, इंसान ही तो हैं अभी फ़िलहाल जो सबसे अत्याचारी, सबसे ज़्यादा स्वार्थी हैं। तो पशुओं पर हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि उनको बीमारी होगी तो हमें भी हो जाएगी, तो उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा रहता है। हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हम बड़ा ही नैतिक काम कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ निहित है। हम हैं ही ऐसे, इंसान ऐसे ही हैं। अपना फ़ायदा जब तक दिख रहा है तब तक करो, जब लगता है कि नुकसान हो, जैसे पेड़ काटे खूब दबा के, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, खूब पेड़ काटे, कोई रोकने वाला नहीं, बड़ी मज़ा आ रहा है। और जब कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित हो गया, जब ये लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खेती नहीं होगी, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, जो शहर हैं नदी समुद्र के किनारे वो डूब जाएंगे, और इंसानों को कई तरह की समस्याएं होने लग सकती है, महामारी फैल सकती है, तब हमें लगता है कि पर्यावरण बचाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कभी भी संभलें, सुधरें, बस काम करें। लेकिन ये भी बस ऐसे कहने की बातें होती है, कर कहाँ रहे हैं उतने। फिलहाल वन हेल्थ पे आते हैं। तो पशुओं की सुरक्षा, पादपों की सुरक्षा, सेहत की बात हो रही है, और मनुष्यों की सुरक्षा, मनुष्यों की सेहत, ये तीनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। जब तीनों एक साथ स्वस्थ रहेंगे तो पूरी धरती स्वस्थ रहेगी। किसी एक को भी दिक्कत हुई तो बाकी को भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, यहाँ हम कह सकते हैं कि सिर्फ इस प्राणी को अगर दिक्कत हुई तो संभावना है कि इनको दिक्कत ना हो, ये मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, इंसान मिट जाएं इस दुनिया से, तब भी धरती आराम से सरवाइव कर लेगी, दोबारा से नए प्राणी आ जाएंगे। खैर, हम थोड़ा ज़्यादा इधर उधर की बात करने लगे, वापस आते हैं। फाइनेंस टैक्स समझौते कुछ हुए। उसमें क्या है, क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति और नियामक ढांचे की नींव रखी गई है। इसमें क्रिप्टो जो परिसंपत्ति है उसके विनियमन के लिए बात की गई है, ये जो फाइनेंस ट्रैक है। ठीक है, तो इसमें भी बस बेसिक बातें हैं। बस एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक शब्द है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको मेरे ख्याल से पहली या दूसरी वीडियो में ही बहुत विस्तार से पढ़ाया था। जब पोस्ट पेमेंट बैंक पढ़ रहे थे हम, उसी में पेमेंट बैंक भी पढ़ा, उसी में इंडिया स्टैक भी पढ़ा। बहुत महत्वपूर्ण है, इस कंसेप्ट को आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी सब सामान्य बातें हैं। उसके बाद से हम आते हैं भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता। तरजीही मतलब प्रेफरेंशियल, तरजीह देते हैं किसी को ना, प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एग्रीमेंट क्यों चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और ब्राज़ील ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत मर्कोसुर पीटीए, इसको बोलते हैं पीटीए, पीटीए के विस्तार है तो मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई है। अब ये पीटीए के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये जो मार्कोसुर लैटिन अमेरिका में एक व्यापारिक समूह है, ठीक है, उसमें कौन कौन है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और पराग्वे है, ये शामिल है। भारत मार्कोसुर पीटीए 1 जून 2009 को प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य उन चुनिंदा वस्तुओं पर सीमा शुल्क को ख़त्म करना था जिन पर भारत और मार्कोसुर ब्लॉक के बीच सहमति बनी थी। मार्कोसुर में ये सब शामिल हैं, और इनके साथ भारत ने समझौता किया और कहा कि ठीक है, कुछ चीज़ों पे समझौता कर लेते हैं कि ये चीज़ें आपके यहाँ जाएंगी तो वहाँ पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा, आपके यहाँ से मेरे यहाँ आएंगी तो सीमा शुल्क नहीं लगेगा, इससे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आराम से आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो व्यापार बढ़ेगा। ये इसलिए किया गया था। पूछा जा सकता है मार्कोसुर मतलब इसमें कौन कौन से देश हैं, संभावना थोड़ी कम है लेकिन एक बार ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं जलवायु वित्त पोषण के प्रति प्रतिबद्धता। जलवायु वित्त पोषण पे मैंने अलग से टॉपिक नोट दिया है आपको, नोट तो मैंने एडवांस में ही दे दिया, आपको बताया ही शुरू में। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात है, क्वांटम जंप, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, जलवायु से तो वैसे भी यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस पूछ रही है किसी न किसी तरीके से। ये क्वांटम जंप क्या, जैसे कार्बन बाजार पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, ठीक है, वैसे ही इस घोषणा में जलवायु वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया गया है, जिसमें $बिलियन से $ट्रिलियन के क्वांटम जंप यानी कि काफ़ी बड़े बदलाव का आह्वान किया गया है। अब कह दिया जाए कि क्वांटम जंप ये जो टर्म है किससे दिखाता है, उसमें दे दे क्वांटम कंप्यूटर में एक नई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी में क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग, ऐसे जो विकल्प है ना बड़े आकर्षित करते हैं, तुरंत हमारा ध्यान जाएगा, अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा। उसी में एक लाइन दे दे कि जलवायु के वित्त पोषण से संबंधित है, तो अगर हमने नहीं पढ़ा है तो उसे ऐसे दरकिनार करेंगे जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं, ये तो था ही नहीं,
और इसीलिए गलतियाँ होती हैं। और यूपीएससी बड़ी चालाक है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स को उठाती है। ध्यान रखिएगा, क्वांटम जंप यानी कि जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि $100 बिलियन या इतने बिलियन डॉलर देंगे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, कहा जा रहा है कि भाई इतने से क्या होगा, ट्रिलियन की बात करो, अब जंप करो, ज़्यादा पैसा दो अब, ठीक है। यह विकासशील देशों के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.8 से 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना कितना, ठीक है। ज़ीरो नेट उत्सर्जन मैंने आपको बताया था कि जितना कार्बन हमने उत्सर्जित किया उतना हमने व्यवस्था बना लिया, पेड़ वगैरह लगा लिए कि उतने कार्बन को वो पेड़, वो व्यवस्थाएं, वो चीज़ें अवशोषित कर लें, तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ उत्सर्जित नहीं किया, ज़ीरो है। ओवरऑल मामला हिसाब करने के बाद ज़ीरो आ रहा है, उसे कहते हैं नेट ज़ीरो इमिशन। इसके बाद से मैं आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा था। भारत मंडपम तो मैंने आपको नोट बना के दिया है, पढ़ाऊँगा इसको। बाकी देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा एग्ज़ाम के बाद। आपको पता है मैं सबूत दिखा रहा हूँ खूब लगातार, 2024 में भी सबूत दिखाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, इसका मैं क्रेडिट भी लूँगा कि देखिए मैंने आपको बताया था, इस बारे में बात की थी। क्या बात की थी? भारत मंडपम, देखिए हमारे संस्कृति का प्रदर्शन किया गया, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, बस इतना ही पढ़ लीजिए, बाकी समय बचेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, आपका 1 कि 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वैसे भी आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो उन्हीं को आते हैं जिनको आते हैं मतलब जिन्होंने पढ़ा है। भारत मंडपम क्या है? ये तो मंडप बनाया गया था, अनुभव मंडप से प्रेरित है। क्वेश्चन भारत मंडपम पे नहीं आएगा, अनुभव मंडप पे आ सकता है कि ये क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर में खूब भरे पड़े हैं, बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ बहुत बातें लंबी हो चुकी हैं और उसके डिटेल में जाएंगे तो ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाएगा, इसलिए अभी याद दिला रहा हूँ। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे ये मैंने ले लिया है, बाकी भी चीज़ें हो सकता है पढ़ाऊँ। अगर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं बाकायदा हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शैली की है। अब चोल काल में जो मंदिर कला, मूर्ति कला थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी तो की यही तो खास बात है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप देखते हैं कि इतिहास से प्रश्न आया, आप देखते हैं कि पॉलिटी से, भूगोल से प्रश्न आया, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन पूछिए कि भूगोल में तो हज़ारों टॉपिक्स हैं, इतिहास में तो हज़ारों टॉपिक्स हैं, तथ्य हैं, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा? जब इस क्वेश्चन को आप तथ्यों के साथ खोजते खोजते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये इसलिए पूछा गया क्योंकि किसी न किसी बहाने ये चर्चा में था। ऐसे यूपीएससी खेलती है, ऐसे ही पूछती है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चीज़ें देखने लगें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के सूर्य मंदिर का जो है कोणार्क चक्र, और नालंदा विश्वविद्यालय पे भी क्वेश्चंस पूछे गए। एक्चुअली इन पे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, ज़्यादा टॉपिक है नहीं, आर्ट एंड कल्चर में रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, फिर पूछे जा सकते हैं। तो भारत में उत्तर भारत की जो शैली है मंदिर बनाने की, नागर शैली है या कौन सी शैली है? अब बताइए, नागर, बेसर, द्रविड़, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मंदिर की क्या विशेषताएं, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस राजवंश के तहत ये बना था, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय की क्या विशेषताएं, कालखंड इसका क्या, मैं आपको बताता हूँ। इतिहास पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो घटना किस टाइम फ्रेम में हो रही है, किस समय की बात है, उसका मोटा मोटा आइडिया आपके पास होना चाहिए। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई। और उसके बाद तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला, सीधा सीधा तंजावुर पेंटिंग पे क्वेश्चंस आए हैं। पेंटिंग एक टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, तो यहाँ से तंजावुर के बारे में तो आप पढ़िए, बाकी स्थानिक पेंटिंग कला जैसे और भी बिहार में कुछ फेमस है, और भी स्थानीय पेंटिंग्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश वाले का पूछ लिया गया था, यूपीएससी ने पूछा था। ये पेंटिंग पे कई क्वेश्चन आए, इसे ध्यान रखिएगा। ढोकरा कला क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति, बौद्ध धर्म तो वैसे ही महत्वपूर्ण है, इसकी वजह से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप वैसे भी आपने नोट पढ़ी है, वीडियोस देखी हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं।
लेकिन सोचिए अगर इसको लेकर यूपीएससी प्रश्न पूछना चाहे, एक तो वैसे ही खुला मंच है, बौद्ध धर्म से कहीं से भी आ जा रहे हैं, क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं। अगर इस पे पूछा जाए तो भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो साहित्य है, जो उपशाखाएं निकली बौद्ध धर्म की, वहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, उसे भी ध्यान रखिएगा। विविध संगीत विरासत, हिंदुस्तानी लोक संगीत, कर्नाटक भक्ति, इनका भी प्रदर्शन किया गया। इनमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हिंदुस्तानी कला और कर्नाटक कला। संगीत की जो दो शाखाएं हैं, विधाएं हैं भारत में, इन पर ध्यान दीजिएगा। आपको जो नोट मिली आर्ट एंड कल्चर की, उसमें इसको बहुत अच्छे से किया गया कवर, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं जहाँ आपको ठीक लगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ चीज़ें बेसिक इधर हैं। अध्यक्षता बदली। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इनको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पीसीएस में क्वेश्चन इस तरह के पूछा जा सकता है, तो मैं पढ़ देता हूँ। लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा, ये इनका नाम है। सिल्वा खाली याद रखेंगे तभी काम चल जाएगा। इनको अध्यक्षता जो है सौंप दी। अध्यक्ष का पारंपरिक उपहार कहाँ गया, सौंपा, जिन्हें 1 दिसंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं G20 के बारे में। कुछ बेसिक बातें। G20 G21 हो चुका है, आपको पता है, ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा। लेकिन G20 के बारे में कुछ बातें और ध्यान रखिए। एशियाई वित्तीय संकट आया था, उसके बाद से 1999 में इसको स्थापित किया गया। पहली बात, 1999 में 1999, ऐसे भी कर सकते हैं याद। इसका कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है। आप बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं जिसका कोई सचिवालय होता है, कोई एक ऑफिस होता है, मेन ऑफिस उस टाइप का। G20 का कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है। सदस्य 19 देश और यूरोपीय संघ, और प्लस आप इसमें कह देंगे कि अफ्रीकन यूनियन, तब इसमें AU भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें अस्थाई अतिथि देश है, एक अतिथि स्पेन है। G20 शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित होता है। यूपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि यह, जैसे रिपोर्ट पे कोई क्वेश्चन आए कि यह रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित होती है या दो वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है, इस तरीके से। बैठकों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह बैठक, यह सम्मेलन हर साल होता है या 2 साल में एक बार होता है, इस तरीके से। 2023 की अध्यक्षता भारत। थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये थीम था। ठीक है, ट्रोइका एक शब्द है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रोइका क्या है। अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य, ये 3 समय के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शामिल किया जाता है कि ट्रोइका में कौन कौन शामिल हैं। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो भारत की अध्यक्षता हम मान लेते हैं पूर्व हो गई, तो इसमें ट्रोइका में भारत शामिल है। वर्तमान में मान लेते हैं कि ब्राज़ील हो गया, ये शामिल हो जाएगा। और ब्राज़ील के बाद किसे दिया जाएगा अध्यक्षता, किसे सौंपी जाएगी, वो देश। ये 3 शब्द जो है, जो देश हैं, जो पहले अध्यक्ष था वो, जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो, और जो आने वाले समय में अगले साल अध्यक्ष होगा वो, इन 3 देशों को मिला के जो शब्द बनता है उसको ट्रोइका कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास कंप्लीट की। आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद से आगे हम कंप्लीट करेंगे। आपको फ़ोन नंबर दे दिया गया है। PDF नोट्स, सारी नोट लगभग तैयार है, थोड़ी सी चीज़ें बस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की आपको मिलनी बाकी हैं, वो समय के साथ कवर की जाती रहेंगी, मिलती रहेंगी। एडवांस में नोट आपको दी जाएगी जैसे कि दी गई है। ये सब जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, आने वाले काफ़ी लंबे समय तक जो वीडियोज़ आएंगी उसकी नोट आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। आपको बस लेना है, पढ़ना है, याद करना है, अच्छे से समझना है। वीडियो आएगी तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप ले सकते हैं नोट। और उसके बाद मैं नोट कर दूं क्या, यहाँ पे ये नंबर है, नहीं आप शुरू में ही जाइए, झूठ मूठ में टाइम वो होगा। वैसे भी 9 से शुरू नहीं होने वाला था, 7 से शुरू हो रहा है नंबर। तो आप ऊपर शुरू में ही नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में सारी जानकारी है। कुछ लोगों को सब पता होता है कि क्या क्या मिल रहा है, तो उनको उसमें नंबर मिल जाएगा कि किस नंबर पर पेमेंट करना होता है। पैसे के बारे में आप मत सोचिए, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जितना सबूत मैं दिखा रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस लिहाज से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। फ़िलहाल इसमें इतना ही है।
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।